वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ने के बाद आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ और इंडिया के क्या रिलेशंस हैं। आईएमएफ एक जुड़वा बहन की तरह है वर्ल्ड बैंक की तरह, क्योंकि दोनों का ही जो जन्म हुआ था वो एक ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंसेस के तहत जो हुआ था, और दोनों का मकसद जो था वो इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना था, फाइनेंशियल डेवलपमेंट करना था। तो इनके उद्देश्य भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं और इनकी जो कार्यशैली है, जो वर्किंग सिस्टम है, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो मिलता जुलता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे आईएमएफ और इंडिया के रिलेशन के बारे में। मुख्य रूप से हम देखेंगे कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कोष की तरह है जो देशों की अगर बैलेंस शीट बिगड़ती है तो उसमें मदद करने में, उसको ठीक करने में ये काम करता है। वो एक बैंक की तरह था, तो जनरली उसको बैंक बोल दे देते हैं और इसको कोष के रूप में जानते हैं। तो देखते हैं कि आईएमएफ का क्या स्ट्रक्चर, क्या बात रहती है। ये एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1944 में, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो IBRD इसको बोलते हैं हम, उसके साथ ही हुआ था। और यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस का नाम था, जो कि ब्रेटन वुड में न्यू हैम्पशायर USA में ये सम्मेलन हुआ था। इसको जनरली हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। इस कॉन्फ्रेंस में जो 44 देशों के डेलीगेट्स ने भाग लिया था, जिसमें इंडिया भी था। और जो मुख्य रूप से वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को दोबारा इस्टेब्लिश करना था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरह से तबाह हो चुका था, देशों की इकोनॉमी जो है तबाह हो चुकी थी। तो दोबारा से इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप करना, दोबारा से देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना, दोबारा से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, तो ये मुख्य फोकस थे। दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना था एक वर्ल्ड इकोनॉमी को। तो उसी उद्देश्य से IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना की गई थी। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी इस कॉन्फ्रेंस में, वो हेनरी डेक्स्टर वाइट तो USA की तरफ से था, और JM कीन्स वो UK की तरफ से था। कीन्स एक महत्वपूर्ण जो है इकोनॉमिस्ट भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, जिनका बहुत इकोनॉमिक्स में थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। तो ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण, दे वर द प्रोमिनेंट फिगर टू डिज़ाइन एंड नेगोशिएशन ऑफ IMF स्ट्रक्चर। तो ये सबसे मुख्य उसके स्ट्रक्चर करता, उसके जो है डिसीजन मेकर्स थे, या उसको नेगोशिएशन को लीड करने वाले ये मुख्य दो लोग थे। और इन्होंने उसको डिज़ाइन भी ऐसे किया कि जिससे हम देखते भी हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक के केस में भी हमने देखा है और IMF के केस में भी हम देखेंगे कि वेस्टर्न का डोमिनेंस इन पर बना रहता है। डिसीजन मेकिंग में उनकी पावर ज़्यादा दी गई। इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया कि सभी देशों को एक जैसा राइट पावर, एक जैसा वोटिंग पावर दी जाए, एक जैसे राइट्स दी जाए, बल्कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस के आधार पर और इकोनॉमी के साइज़ के आधार पर हर एक देश का अपना शेयर निर्धारित होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसी के आधार पर उसका वोटिंग राइट्स या वोटिंग शेयर भी डिसाइड होता है। मुख्य रूप से IMF का डिसीजन इसमें हो गया था, लेकिन ऑफिशियली जो इसने ऑपरेशन जो शुरू किया था वो 1 मार्च 1947 को शुरू कर दिया था, जब जो आर्टिकल्स में, जो एग्रीमेंट में लिखा होता कम से कम इतने देशों के लेजिस्लेचर द्वारा इसको रेटिफाई किया जाना जरूरी था। तो कंडीशन जब पूरी हो गई थी तो इसने अपना काम शुरू किया था। द प्राइमरी गोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ये इसके मुख्य उद्देश्य थे कि देशों के बीच में ट्रेड बैरियर्स को हटाना, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना और इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशंस को सुगम बनाना और ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आना। की मोटिवेशन
फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ की स्थापना के लिए जिस चीज़ों ने इसको मोटिवेट किया, जिसकी वजह से ये कोष बनाया गया या वर्ल्ड बैंक बनाया गया थे, एक तो था प्रिवेंट ए रिपीट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन 1930s में आई थी, जिसको हम महामंदी के नाम से जानते थे। तो इस तरह की महामंदी दोबारा से ना आए, इस तरह का कोई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस दोबारा से ना आए, और एक स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम डेवलप हो, इसके लिए इसमें इंतज़ाम किए गए थे। सेकंड था प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, क्योंकि इससे माना जाता है कि जितना इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप होगा उतने ही देशों के बीच में सहयोग भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट की अच्छी कीमत भी मिलेगी, मुनाफा भी होगा, और इससे और जो है वो ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हालांकि इसमें इक्वल ग्रोथ नहीं होती, ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होता है जो पहले से ही डेवलप्ड है या पहले से ही जो इनकी बड़ी इकोनॉमी है, जो रिच कंट्रीज़ हैं। और इसीलिए इसमें जो फ़ायदा हुआ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने में, इस तरह के रिलेशन डेवलप करने में, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जिसमें डिपेंडेंसी थोड़ी सी को क्रिटिसाइज़ भी करती है, उन पर डिपेंड होने की वजह से या नियो के माध्यम से भी और कई माध्यम से डेवलपिंग कंट्रीज़ इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि ये जो सिस्टम बनाए गए हैं, जिसको ब्रेटन वुड सिस्टम के नाम से जो फेमस है, ये सिस्टम बनाए इसलिए गए हैं ताकि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके या उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो करेंसी एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन, जिसके हम देखेंगे कि करेंसी एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन जो थी, एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में जो अदला बदली करनी थी, उसके बारे में जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको हटाना चाहते थे ये, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ सके। और इन्होंने इस तरह से डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एस्टैब्लिश किया था, जिससे एक यूनिवर्सल करेंसी की तरह डॉलर बन गई थी, जो हर इंटरनेशनल ट्रेड में इसका यूज किया जा सकता था। क्लियर रूल ऑफ ग्लोबल ट्रेड डिसाइड करना था, और इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको उम्मीद थी कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और सभी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी। थर्ड, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मेंबर नेशंस। तो इसका एक मोटिवेशन ये भी था कि कुछ देशों को, जो देश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कि तबाह हो चुके हैं, उन कंट्रीज़ को इकोनॉमिक असिस्टेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंट देना, इन्वेस्टमेंट में मदद करना, ताकि वो देश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक ये बात है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से का सामना करें, या कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जहाँ पर है, वहाँ पर उनको अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को दुरुस्त करने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देना था। यहाँ हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में एक मुख्य अंतर भी देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक जहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ज़्यादा फोकस है, गरीबी, पावर्टी एलिविएशन था, या फिर एजुकेशन को बढ़ाना, या अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, या इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, उसके लिए मदद देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, लोन वगैरह देना, ग्रांट वगैरह देना, एक किस्म से डेवलपमेंट के लिए ग्रांट, इसका फोकस था। लेकिन इसका मुख्य फोकस था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को दुरुस्त करने के लिए, उन चीज़ों के लिए इसका उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस था, इसका डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस था। इनमें थोड़ा सा इनकी कार्यशैली एक जैसी है, लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से की मोटिवेटर ये तीन रहे। एक तो डिप्रेशन जो हो चुकी थी, ऐसी डिप्रेशन दोबारा से ना आए। एक कंट्रीज़ के, वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ थे उनके बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, बढ़ाना। और तीसरा था जो मेंबर नेशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंट देना, मेनली किसके लिए, मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाए रखने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए। क्या मेन डिसीजन थे जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में लिए गए? पहला तो महत्वपूर्ण डिसीजन था, दैट वाज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, यानी कि उन्होंने जो करेंसी थी, जो सभी देशों की करेंसी थी, उसको यूएस डॉलर से पैक कर दिया,
और यूएस इसके बदले में इट वाज बैक्ड बाय गोल्ड, यानी कि उसको डॉलर के बदले में, जैसे हमारे यहाँ भी पहले सिस्टम था कि रुपये के बदले में सोना लिया जा सकता है, वो इतना सोना रिजर्व बैंक रखता था, हालांकि वो सिस्टम यहाँ भी हटा दिया है। और यूएसए ने भी उस सिस्टम को हटा दिया था कि हम गोल्ड की कोई गारंटी डॉलर के बदले में नहीं देते। तो पहले डॉलर को, करेंसीज को पैक किया गया यूएस डॉलर के साथ और उसको सपोर्ट दी गई, उसको गारंटी दी गई कि गोल्ड में चेंज हो सकता है, कि रिजर्व रखा जाता था, लेकिन वो सिस्टम हटा दिया है। लेकिन यूएस डॉलर एज ए वर्ल्ड कंट्री या इंटरनेशनल कंट्री आज भी काम कर रही है। दूसरा, इसमें कोटा सिस्टम किया गया। एक डिसीजन ये लिएगा कि जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनको कोटा दिया गया कि इस आधार पर उनका इकोनॉमिक का साइज़ क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये भी देखा गया कि उनकी जो है इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है, उनका उस आधार पर उनका कंट्रीब्यूशन भी निर्धारित किया गया कि आईएमएफ में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, इतना परसेंट देंगे, इतना रुपया देंगे, इतने डॉलर देंगे, और उनका उसी आधार पर उनका जो डिसीजन मेकिंग में है वोटिंग शेयर भी डिसाइड किया गया। वोटिंग पावर में भी उनका शेयर डिसाइड किया गया, कितनी वोटिंग पावर में कितना हिस्सा उनका होगा। सर्विलांस ऑफ एक्सचेंज रेट्स, और इसने निगरानी भी रखी कि आईएमएफ गिवन द रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो मेंबर कंट्रीज़ का एक्सचेंज रेट जो निर्धारित किया गया है, एंड इंटरवेन इफ़ नेसेसरी टू मेंटेन स्टेबिलिटी, तो उसमें वो इंटरवेन कर सकते थे इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो मुख्य रूप से डिसीजन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड किया गया डॉलर के साथ, कोटा सिस्टम डिसाइड किया गया, और एक सर्विलांस सिस्टम बनाया गया। एक्टिविटीज़ क्या क्या है मुख्य रूप से आईएमएफ की? एक तो यह है कि प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस थ्रू मेंबर कंट्रीज। एक तो उनको पॉलिसी एडवाइस देता है, टेक्निकल असिस्टेंस तकनीकी सहायता देशों को देता है, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर उनको उधार भी देता है। वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर, वर्ल्ड बैंक नॉर्मल टाइम पर देता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, या पावर्टी एलिविएशन में, या एजुकेशन में, या हेल्थ सेक्टर में, या एग्रीकल्चर सेक्टर, किसी सेक्टर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए या ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए देता है। लेकिन ये मुख्य रूप से किस में देता है? फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर। प्रमोटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है। एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्री यानी कि जो ज़्यादा गरीब देश हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो सुप्रीम बॉडी है, जिसमें एक गवर्नर और एक अल्टरनेटिव गवर्नर हर एक मेंबर कंट्रीज उसको देता है। और लेकिन जनरली जो होता है वो उस देश का फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल बैंक का गवर्नर जो होता है उसका मेंबर होता है, जिसमें हर एक देश जो अपना एक गवर्नर भेजता है, वो गवर्नर कौन होता है जनरली? या तो उसका फाइनेंस मिनिस्टर उस देश का, या वहाँ के रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। साल में एक बार मीटिंग होती है, बट डेलीगेट्स मोस्ट ऑफ इट्स पावर टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड। लेकिन ये दिखावे के लिए रह गया है, असली पावर का जो यूज़ किया जाता है डे टू डे वर्क में वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसने नियम के तहत अपनी सारी पावर दो है डेलीगेट कर दी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को। ये सभी में, जो ब्रेटन वुड में, वर्ल्ड बैंक में भी यही बात हमें देखने को मिलती है, आईएमएफ में भी हमें यही बात देखने को मिलती है, और आगे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में देखो उसमें यही बात देखने को मिलेगी। इनका स्ट्रक्चर एक किस्म से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, डे टू डे ऑपरेशन यही देखते हैं आईएमएफ के। इसमें भी 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे हु रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ मेंबर कंट्रीज। दे आर सेलेक्टेड बाय मेंबर कंट्रीज बाय वोटिंग पावर बेस्ड ऑन द देयर इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आईएमएफ। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जिसका कितना है उस आधार पर ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मेंबर डिसाइड करते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वहाँ से मेंबर ज़रूर आएगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। अपॉइंट द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अप्रूव मेजर डिसीजन। तो इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है उसको भी अपॉइंट करता है ये, और जो बड़े डिसीजन लिए जाते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जो इसका हेड है, जो उसका प्रेसिडेंट था वर्ल्ड बैंक में, या मैनेजिंग डायरेक्टर है। हेड ऑफ द आईएमएफ इज करेंटली ये जो है ये है क्रिस्टैलिना
जियोर्जीवा ये नाम है, ये भी जो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट इसी को देखनी होती है IMF की, उसके स्टाफ पर कंट्रोल इसका होता है। रिप्रेजेंट द IMF एंड डीलिंग विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स, उसको भी डील जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ही करता है। और इसमें एक बात जो लिखी नहीं हुई है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो वेस्टर्न यूरोप से ही होता है। तो कुछ जो डेवलप्ड कंट्री हैं वेस्टर्न यूरोप के, उन्हीं से होता है। जैसे वर्ल्ड बैंक में डिसीजन था, वर्ल्ड बैंक में ये रूलिंग थी कि जो प्रेसिडेंट होगा वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, जनरली अमेरिकन सिटीजन ही होता है। और यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो वेस्टर्न यूरोप से ही होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों ही इन पर जो है कंट्रोल जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ही किया हुआ है। इसके अलावा इसके कुछ डिपार्टमेंट्स बटे होते हैं। इट कैरिड आउट बाय ए नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ईच विद इट्स स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी एंड कैपिटल मार्केट डिपार्टमेंट, फिजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड लीगल डिपार्टमेंट। और भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जो अलग अलग एक्सपर्टाइज के आधार पर काम ऐसे इन्होंने बांट लिया डिपार्टमेंट्स के आधार पर, और उस डिपार्टमेंट में अलग अलग काम पर फोकस किया जाता है। अब भारत के साथ इसके क्या संबंध रहे हैं? एक तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था जो 1944 में ही, आज़ादी से पहले ही, क्योंकि इंग्लैंड का बड़ा प्रभाव था। इंग्लैंड ने इंडिया को एज ए मेंबर UNO में भी एज ए मेंबर उसको इंक्लूड कर दिया था, उसको ज्वाइन करवा दिया था। और यहाँ भी वर्ल्ड बैंक में भी IMF में भी एज ए फाउंडर मेंबर इंडिया को जगह दी गई थी। IMF इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और को फाइनेंशियल असिस्टेंट देने में हमेशा योगदान रहा, 1960 के दशक में भी, 70 के दशक में भी। और सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण जो मिलता है IMF का, वो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी 1990 के दशक में, तो उसमें हमने जो लोन लिया था, ये जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था या हमने जब LPG की पॉलिसी अपनाई थी, क्योंकि वो कंडीशन के रूप में IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने हमारे सामने रख दी थी कि ये पॉलिसीज अपनाओगे तभी आपको लोन मिलेगा। उस टाइम पर हमारे इंपोर्ट कम हो गए, एक्सपोर्ट कम हो गए थे, इंपोर्ट ज़्यादा हो गए थे, या हमारे पास फॉर रिजर्व नहीं बचा था। तो ऐसी स्थिति में हमने IMF और वर्ल्ड बैंक से मदद ली थी। तो उस टाइम पे उन्होंने मदद की थी, लेकिन वो मदद थी, वो कंडीशनल मदद थी। और कंडीशनल मदद यही थी कि हमने जो है LPG की पॉलिसी अपनानी थी, और उन्होंने फॉलो भी किया। IMF के जितने भी लोन थे 2000 तक हमने सारे पे कर दिए थे। और उसके बाद हम बीइंग ए बोरोवर टू ए क्रिएटर, हम पहले उधारकर्ता ज़्यादा थे, अब हम देने वाले ज़्यादा बन गए, लेते कम है देते ज़्यादा हैं। IMF कंटिन्यूज टू इंगेज विद इंडिया थ्रू रेगुलर कंसल्टेशन, प्रोवाइडिंग पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस। इसके माध्यम से भी हम उनसे संपर्क रहता है हमेशा। उसके डिसीजन मेकिंग में भी हमारी इंडिया की भूमिका रहती है, पॉलिसी एडवाइस में भी रहती है, या तकनीकी सहायता देने में भी रहती है। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट इन IMF गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड कंट्रीब्यूशन टू इट्स कोटा। अपना जो निर्धारित किया गया, जो हम देखें कितना % है, उस % के आधार पर हम कोटा भी देते हैं, अपना मतलब फाइनेंशियल शेयर भी देते हैं, और उसके साथ साथ हमारा वोटिंग शेयर में भी एक बड़ा हिस्सा है। कौन कौन से एरिया में मुख्य रूप से कोलैबोरेट करते हैं? एक तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में है इंडिया IMF जो बात को सलाह देता है किस तरह से हम फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को अपनी बनाएं और किस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएं। इसमें IMF हमें सलाह देता है, मदद करता है हमारी। और IMF हमारे जो है, जो हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करने के लिए या फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए क्या पॉलिसी अपनाएं, कौन से स्टेप उठाएं, इसमें भी IMF द्वारा हमें मदद मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कम्पिटिटिवनेस। एक कम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी हमें IMF से मदद मिलती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं हमारे
SDG जिसके नाम से जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनको फुलफ़िल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए भी IMF इंडिया के साथ कोलैबोरेट करता है। अब क्या क्या चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म है IMF के सामने, किस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है? मुख्य तो आलोचना जो इंडिया की तरफ से भी है, एक कॉमन आलोचना, एक कॉमन क्रिटिसिज्म है टुवर्ड डेवलप्ड नेशन फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस, यानी कि डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस के बीच में एक इंटरेस्ट टकराते हैं आपस में, क्योंकि इस पर डेवलप्ड कंट्री ने कब्जा किया हुआ है। हमने देखा वर्ल्ड बैंक में भी, IMF में भी। और डेवलपिंग कंट्रीज़ की कुछ डिमांड रहती है, इसको एक तो डेमोक्रेटाइजेशन बनाने की, या उनकी पॉलिसी, वेस्टर्न पॉलिसीज़ को इसमें लादा जाता है, ये भी कुछ कंडीशन लगा दी जाती हैं। तो इस आधार पर कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म है जो इंडिया के नहीं, जो सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं। एक तो ये है कि न्यू लिबरल पॉलिसी, एक तो आरोप ये लगता है कि ये जो नौ उदारवाद की जो नीतियाँ हैं कि अपनी मार्केट सबके लिए खोल दो, ओपन कंपटीशन या ओपन मार्केट की जो पॉलिसी जो वेस्टर्न लिबरल सिस्टम में जो अपनाई गई है, उसको इम्पोज करने की कोशिश सभी पर की जाती है। और इम्पोज किस तरीके से करते हैं? जब इनको मदद करते तो उनके साथ जो कंडीशन लगाते हैं, जो शर्त लगाते हैं, भाई ये शर्त मानोगे तब मदद करेंगे, वो कंडीशनलिटी में ही न्यू लिबरल पॉलिसीज़ को इम्पोज किया जाता है। एक तो ये आलोचना है। दूसरा है कि वोटिंग पावर स्ट्रक्चर जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को इसमें ज़्यादा वेटेज दी गई है। जो ज़्यादा अमीर देश हैं, ज़्यादा ताकतवर देश रहे हैं उस टाइम के, जो बनाया था, जिनकी भूमिका ज़्यादा थी, जैसे हमने देखा था कि अमेरिका के वाइट और उसके किन्स, जेम किन्स जो हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो उन्होंने ऐसे रूल फ्रेम करवा लिए थे कि इससे डेवलप्ड कंट्रीज़ की मोनोपोली या डोमिनेंस इस पर बना रहे। कंडीशनलिटी अटैच, ये हमने डिस्कस कई बार हो चुका है कि कंडीशन अटैच कर देते हैं, यानी कि जो मदद ग्रांट देते हैं, लोन देते हो, ये नहीं आप अपनी तरह से यूज़ करो, बल्कि उसमें कंडीशन लगा देते हैं, भाई आपको अपनी पॉलिसीज़ में ये चेंज करने पड़ेंगे। और वो कंडीशन इस तरह की होती है जिससे ट्रेड में डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की पॉलिसीज़ का सोशल कॉन्सिक्वेंस को नहीं देखा जाता। जैसे ओपन मार्केट की बात की जाती है तो उसमें वहाँ के जो छोटे दुकानदार हैं वो तबाह हो जाते हैं। सब्सिडी पर रोक लगवाने की बात की जाती है, सरकार के खर्च घटाने की बात की जाती है। तो इसकी वजह से सरकार जो गरीबों के लिए वेलफेयर के काम करती है उसको कम करने पड़ते हैं या उन पर रोक लगानी पड़ती है। इससे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस नुकसानदायक होते हैं, यानी कि वहाँ के गरीबों को बहुत नुकसान होता है इन पॉलिसी अपनाने से। और IMF पर यह आरोप लगता है कि उन सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को जनरली इग्नोर करता है। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, यानी कि एक ही अप्रोच को हर जगह फिट करने की कोशिश की जाती है। कोई चीज़ हो सकती है वेस्टर्न कंटेस्ट में वो चीज़ बेहतर काम करे, लेकिन यूरोपियन या अफ्रीकन कंटेस्ट में वही पॉलिसी अच्छी तरह से काम ना करे, तो उनको उस रेफरेंस में जांचने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि ये मान लिया जाता है जो वेस्टर्न सिस्टम चला हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम भी वही सिस्टम बेस्ट है और उसी सिस्टम को फॉलो करने से बाकी देश डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एक अप्रोच को दूसरी जगह फिट करने की कोशिश की जाती है विदाउट एनालिसिस द सोशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती, एक ये आलोचना की जाती है। तो ये कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। अब ये इस तरह से भारत में भागीदारी भी रही है, भारत और IMF के रिलेशन जो है काफ़ी क्लोज हैं और आज भी हैं, लेकिन ये आरोप भी IMF पर लगते हैं जो हमने डिस्कस किए। वोटिंग शेयर देख लेते हैं, 10 बड़े देश हैं जिनका वोटिंग शेयर ये है, जिसमें सबसे ज़्यादा हम देख लेते हैं कि IMF में भी, वर्ल्ड बैंक में भी और IMF में भी सबसे ज़्यादा शेयर अमेरिका का है, 16.66%। आप इनको पढ़ सकते हो सभी को। हम इंडिया का शेयर देख लेते हैं, इंडिया का शेयर लगभग जो है 5, 6, 7, 8वें नंबर पर इंडिया है और 2.66% इंडिया का शेयर है। तो इसमें आप देख लेते हैं कि जापान एक शुरू से ही डेवलप्ड कंट्रीज रहा है और चाइना एक बहुत उभरती हुई इकोनॉमी है। इसके अलावा जो हैं वो यूरोपियन देश ही हैं, ऊपर के देशों में 4 जैसे USA और USA के बाद 4 यूरोपियन देश हैं, जर्मनी, UK, फ्रांस और इटली, जिनकी पॉलिसीज़
और यूएसए की पॉलिसी हमेशा जो ओपन मार्केट की पॉलिसीज़ रही हैं जिनको सभी जगह फिट करने की कोशिश की जाती है। रसिया को भी यूरोप में काउंट किया जाता है, और एक फिर ब्राज़ील है जो लैटिन अमेरिका कंट्रीज है। ये बड़े वोटिंग शेयर है या इनका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। तो ये वोटिंग शेयर की बात थी। तो ये डिस्कशन था जो हमारा था, ये IMF और इंडिया को लेकर था। थैंक यू।